हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पॉलिटिकल साइंस हब। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th का सिविक्स का पहला चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। इस चैप्टर में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में हम देखेंगे कि जो गवर्नमेंट होते हैं वो टू टाइप्स की होती हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में आप डिक्टेटरशिप पढ़ेंगे, मोनार्की पढ़ेंगे, एरिस्टोक्रेसी पढ़ेंगे। डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि जो कंट्री होती है उसको एक डिक्टेटर रूल करता है, वो किसी के द्वारा इलेक्ट होके नहीं आता है, वो खुद को डिक्टेटर डिक्लेयर कर देता है, जैसे कि आप पाकिस्तान में पढ़ेंगे। मोनार्की में क्या होता है, किंग का रूल होता है। किंग रूल सऊदी अरेबिया में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, जो रूलर्स चेंज होते हैं वो हेरिडेटरी होते हैं। इसमें ऐसा नहीं कि एक कोई इलेक्शन प्रोसीजर हो। जो थर्ड फॉर्म ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है एरिस्टोक्रेसी। इसमें क्या होता है, जो एक किसी सोसाइटी के एलीट पीपल हैं, दैट मीन्स जो रिच और एजुकेटेड लोग हैं, वही सोसाइटी पे क्या करेंगे, रूल करेंगे। ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को आप क्या बोलेंगे, एरिस्टोक्रेसी। अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में, दैट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें जो रूलर्स हैं वो किसके द्वारा इलेक्ट होके आ रहे हैं, पीपल के द्वारा। एक अमेरिका के प्रेसिडेंट थे अब्राहम लिंकन, उन्होंने डेफिनेशन दी थी डेमोक्रेसी की, दैट इज डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। दैट मीन्स डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोगों के पास राइट्स होते हैं, फ्रीडम होती है, एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है गवर्नमेंट में, रिप्रेजेंटेशन होता है, आपके पास वोटिंग राइट्स होते हैं। बट जो अदर नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। पहली कंट्री जिसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वो है म्यांमार। म्यांमार का जो ओल्ड नेम है वो बर्मा है। यहाँ पे क्या हो रहा था, जो आर्मी रूलर्स थे म्यांमार के, उनको लोगों ने इलेक्ट नहीं किया था। जो आर्मी में थे वो उस कंट्री के क्या बने जा रहे थे, रूलर्स। और इसमें लोगों का कोई डिसीजन नहीं था, लोगों के पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं थे, ना ही लोगों ने इनको इलेक्ट किया था। ये डायरेक्टली रूलर्स बने जा रहे थे, आर्मी में थे और यही रूलर्स बन रहे थे। और यहाँ पे कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिल रहा है, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। नॉन डेमोक्रेटिक का कौन सा फॉर्म, डिक्टेटरशिप। नेक्स्ट कंट्री जिसके बारे में आप पढ़ेंगे वो है सऊदी अरेबिया। यहाँ पे किंग्स रूल करते हैं। किंग्स इसलिए रूल नहीं करते कि यहाँ के लोगों ने इनको ऐसा कहा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये मोनार्कियल कंट्री है। मोनार्कियल कंट्री में रूल करते हैं किंग्स। ये सिर्फ इसलिए रूल करते हैं क्योंकि ये एक रॉयल फैमिली से आते हैं। जो ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को मोनार्की कहते हैं, जहाँ पे किंग का रूल होता है, उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को मोनार्की कहते हैं। यहाँ पे जो रूलर्स चेंज होते हैं वो हेरिडेटरी चेंज होते हैं। यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई इलेक्शन नहीं होता। जब यहाँ पे कोई इलेक्शन नहीं होता तो ये कैसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आएगी, नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। इस चैप्टर का अगला और सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में तीन चीजें पढ़ेंगे आप, रूलर्स, इलेक्शंस और द पीपल। रूलर्स कौन होते हैं? रूलर्स वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जिनको लोगों ने इलेक्ट किया हुआ होता है, और ये जिस मीडियम से आते हैं उसको इलेक्शंस कहते हैं। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में हमने देखा कि रूलर्स एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री का। अब हम पाकिस्तान के मीडियम से ये समझें कि कैसे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो आपके रूलर्स हैं वो डिसीजन लेते हैं। उसको समझने के लिए आपको इस कंट्री के बारे में पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान में क्या हुआ था, 1999 में एक डिक्टेटर थे परवेज मुशर्रफ, जो आर्मी चीफ थे। उन्होंने 1999 में क्या किया, जो पाकिस्तान की इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उसको हटा दिया और खुद को वहां का चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद 2002 में उन्होंने रेफरेंडम कराया। इसके बाद से उन्होंने क्या कर दिया, अपना जो डेजिग्नेशन था चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री का, उसको हटाकर खुद को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया। 2002 में जब इन्होंने रेफरेंडम कराया, उसके बाद से इनका जो 5 ईयर एक्सटेंशन था, दैट मीन्स 2002 में जब ये प्रेसिडेंट बने उसके बाद उन्होंने कराया रेफरेंडम। रेफरेंडम कराने के बाद जो इनका अगला टेन्योर था वो बढ़ गया 5 ईयर्स के लिए। 2002 में इन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क इशू कराया था पाकिस्तान में, जिसकी वजह से यहाँ पे पाकिस्तान में अमेंडमेंट हुआ था। अमेंडमेंट में क्या हुआ था कि इन्होंने जो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज थे उसको डिसमिस कर दिया था। जब पाकिस्तान में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कराया,
इसके बाद वहाँ से जो फाइनल डिसीजन निकल के आया वो ये था कि जो सारे डिसीजंस होंगे वो आर्मी ऑफिशियल्स लेंगे, और जो आर्मी ऑफिशियल्स थे वहाँ के, उनको किसी ने इलेक्ट नहीं किया था, वहाँ के लोगों ने इलेक्ट नहीं किया था। जब वहाँ के लोगों ने इनको इलेक्ट नहीं किया था तो इसको कोई पीपल्स रूल नहीं कहेंगे, ये डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहलाएगी। तो यहीं से आपका डेमोक्रेसी का पहला फीचर निकल के आता है। जो पहला फीचर डेमोक्रेसी का ये है कि इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट बी रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। दैट मीन्स जिनको लोगों ने इलेक्ट किया है वही आपके क्या डिसीजन मेकर हैं, यही आपके लिए रूल्स बनाएंगे। तो ये सिर्फ डेमोक्रेटिक कंट्रीज में देखने को मिलेगा आपका। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो रूलर्स हैं उन लोगों के द्वारा इलेक्ट होके आए। बट पाकिस्तान में क्या ऐसा हुआ है? पाकिस्तान में आर्मी ऑफिशियल जो परवेज मुशर्रफ थे उन्होंने खुद को चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर किया था, ना कि वहाँ पे उनको किसी ने इलेक्ट किया हुआ था। पाकिस्तान के पॉलिटिकल फीचर में आपने एक टर्म पढ़ा रेफरेंडम, जो परवेज मुशर्रफ ने 2002 में कराया था। तो अब समझने की जरूरत यह है कि रेफरेंडम आखिर होता क्या है। तो रेफरेंडम इज नथिंग बट इट इज अ टाइप ऑफ पॉलिटिकल क्वेश्चन इन द पीपल ऑफ द यस नो मेथड टू इलेक्ट देयर लीडर्स। दैट मीन्स कि यहाँ पे आपको चॉइस ऑफ रूलर्स नहीं है, जो ऑलरेडी वहाँ पे रूल कर रहा है वो एक रेफरेंडम कराता है जिसमें आपको यस नो में वोट करना होता है। दैट मीन्स जैसे पाकिस्तान में 2002 में परवेज मुशर्रफ जी ने ये रेफरेंडम कराया तो उसमें उन्होंने आपके पास चॉइस ऑफ रूलर्स नहीं रखी, उन्होंने ये रखा कि आप क्या चाहते हैं परवेज मुशर्रफ के साथ कंटिन्यू करना एज अ प्रेसिडेंट। तो उसमें ज्यादातर लोगों ने यस ऑप्ट कर दिया। यहाँ पे रेफरेंडम में आपके पास चॉइस ऑफ रूलर्स नहीं होती, ये एक पॉलिटिकल क्वेश्चन होता है जिसका आंसर आपको यस नो में देना होता है। अगर आप लीडर से सेटिस्फाइड है तो आप यस करिए, अगर नहीं है तो नो करिए। और ये मैंडेटरी नहीं है कि रेफरेंडम का जो डिसीजन है वो माना ही जाए। क्यों? क्योंकि जो रेफरेंडम है वो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में फॉलो होता है। फीचर ऑफ डेमोक्रेसी के जो पहला फीचर आपने समझा उसके लिए आपको कंट्री समझनी पड़ी पाकिस्तान, जिसमें आपने देखा कि जो डिसीजंस डिक्टेटर ले रहा था वो फेवरेबल नहीं थे लोगों के लिए, उसने उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी किया। वहां से जो पहला पॉलिटिकल फीचर निकल गया किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री का वो क्या था कि जो मेजर डिसीजंस होंगे वो एक इलेक्टेड रूलर ही लेगा। यहाँ से अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन, इसके लिए आपको चाइना के बारे में पढ़ना पड़ेगा। चाइना में क्या हो रहा था कि जो इलेक्शंस हो रहे थे वो हर 5 साल में तो हो रहे थे, और यहाँ का जो पार्लियामेंट है उसका नाम है क्वेनेनबू रेनमिन डायबियो। सिंपल वर्ड्स में आप समझना चाहें तो यहाँ के पार्लियामेंट का नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 3000 मेंबर्स हैं जो पूरे चाइना से इलेक्ट होकर के आते हैं। चाइना में एक ही पॉलिटिकल पार्टी है मेनली, वो कौन सी पार्टी है? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। यहाँ पे क्या है कि जो मेंबर्स हैं चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की या फिर जो 8 अदर स्मॉलर पार्टीज हैं जो उससे एलाइड हैं वही यहाँ पे इलेक्शन में कंटेस्ट हो सकती है। दैट मीन्स उन्हीं के कैंडिडेट यहाँ पे इलेक्शन लड़ सकते हैं। और जो यहाँ की गवर्नमेंट है यहाँ पे हमेशा चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ही अपनी गवर्नमेंट बनाती है। अगली कंट्री जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है मेक्सिको। मेक्सिको में क्या हो रहा था कि यहाँ पे जो रूल कर रही थी पार्टी वो डोमिनेट बहुत टाइम से कर रही थी, जिस पार्टी का नाम है PRI दैट मीन्स इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। यहाँ पे इसने 1929 से लेकर 2000 तक कंटिन्यूसली इलेक्शंस जीते। इसलिए नहीं जीते कि यहाँ के लोग इसको लाइक कर रहे थे, बट ये पार्टी क्या कर रही थी, बहुत सारे डर्टी ट्रिक्स यूज कर रहे थे, बहुत सारे अनफेयर प्रैक्टिसेस कर रही थी। इस वजह से क्या हो रहा था कि यहाँ पे PRI पार्टी की सरकार बन रही थी। यहाँ पे इसने मीडिया को रोक रखा था, किस लिए? कि मीडिया अदर पार्टीज के जो आइडियोलॉजी है, मैनिफेस्टो है वो लोगों तक ना पहुंचाए। और इसने क्या कर रखा था, PRI पार्टी ने जो स्कूल्स टीचर थे गवर्नमेंट स्कूल्स उनको ये परेशान करती थी इस बात से ताकि आप फोर्स करिए स्टूडेंट्स को, ताकि वो अपने पेरेंट्स से ये कहे कि आप PRI पार्टी को वोट करिए। जिसकी वजह से क्या हो रहा था, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो पा रहे थे। इलेक्शंस तो हो रहे थे वहां पे रेगुलरली, बट डर्टी ट्रिक्स यूज कर रही थी PRI पार्टी, जिसकी वजह से वो इलेक्शंस जीत रही थी। क्या ये किसी डेमोक्रेटिक कंट्री का फीचर है? बिल्कुल नहीं। यहाँ से जो डेमोक्रेसी का जो सेकंड फीचर निकल के आता है वो क्या है? डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। अगर कोई पार्टी कहीं पे भी किसी भी कंट्री में लगातार रूल कर रही है, इसका ये मतलब नहीं कि वहाँ के लोग उसको पसंद कर रहे हैं। वहाँ पे हो सकता है कि वो बहुत सारी डर्टी ट्रिक्स यूज करती हो, वोट्स खरीदती हो, या फिर आपके वोटिंग राइट्स वायलेट करती हो, आप एक फ्री एंड फेयर डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं। तो ऐसा फीचर आपको जिस कंट्री में देखने को मिल रहा था वो था मेक्सिको। यहाँ पे PRI पार्टी कंटिन्यूसली बैड ट्रिक्स यूज कर रही थी।
डेमोक्रेसी जो होती है वो पूरी पूरी एक फंडामेंटल प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है। फंडामेंटल प्रिंसिपल किस पे? पॉलिटिकल इक्वालिटी। दैट मीन्स यहाँ पर डेमोक्रेसी में कोई भी सिटीजन जिसके पास वोटिंग राइट है, वोटिंग राइट किसके पास होगा? जिसकी एज 18 प्लस होगी तो उसके पास वोटिंग राइट है। और ऐसा नहीं है यहाँ पे कि अगर वोटिंग राइट है तो आपका वोटिंग राइट वायलेट किया जाए। यहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होगा? ईच पर्सन हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। बट बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे ये इक्वल राइट, पॉलिटिकल इक्वलिटी नहीं है। जो कंट्री जहाँ पे पॉलिटिकल इक्वलिटी नहीं है वो कंट्रीज है आपकी सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में क्या है कि विमेंस के पास वोटिंग राइट्स नहीं थे 2015 के पहले। 2015 में विमेंस को यहाँ पे वोटिंग राइट्स तो मिले, बट ऐसे वोटिंग राइट्स मिले दैट मीन्स वन मैन इक्वल टू टू वुमेन। यहाँ पे जो टेस्टिमोनी ऑफ वोट है वो इक्वलिटी पे ट्रस्ट नहीं करती। यहाँ पे एक मेजर क्राइटेरिया रख दिया गया। दैट मीन्स यहाँ पे ये शो किया गया कि वीमेंस आर इंफीरियर टू मेन। तो सऊदी अरेबिया में वोटिंग राइट्स तो वीमेंस को मिले हुए हैं, बट वहाँ पे जो इक्वालिटी ऑफ वोट्स है वो देखने को नहीं मिलेगी। देन अदर कंट्री है एस्टोनिया। एस्टोनिया में क्या था कि एस्टोनिया ऐसी कंट्री जहाँ पे रसिया ने कॉलोनी अपनी स्टैब्लिश कर रखी थी। जब ये रसिया से अपने आप को इंडिपेंडेंट करता है तो रसिया की कुछ माइनॉरिटीज हैं यहाँ पे एस्टोनिया में रह जाती है। जब रह जाती है तो एस्टोनिया में क्या है, जो व्हाइट रशियन माइनॉरिटी यहाँ पे हैं उनको वोटिंग राइट नहीं मिले हुए हैं तो बहुत कम, जिसकी बहुत कम वैल्यू है। तो यहाँ पे एस्टोनिया में भी इक्वल वैल्यू ऑफ वोट नहीं है। देन अदर कंट्री आपकी थर्ड कंट्री फिजी। फिजी में इस तरह का इलेक्टोरल सिस्टम बनाया गया है कि जो इंडिजिनस फिजी हैं उनकी वोट वैल्यू इंडियन फिजियन से ज्यादा है। दैट मीन्स ये सारी जो तीनों कंट्रीज हैं सऊदी अरेबिया, एस्टोनिया और फिजी, यहाँ पे वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू का जो डेमोक्रेटिक फीचर है वो बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है। बट जो डेमोक्रेटिक कंट्री है जस्ट लाइक इंडिया, यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट जिसकी एज 18 प्लस है उसके पास वोटिंग राइट है। ऐसा नहीं है कि यहाँ का जो प्रेसिडेंट है उसकी वोटिंग वैल्यू ज्यादा है या यहाँ का जो नॉर्मल गरीब आदमी है उसका वोट कम है। ऐसा नहीं है। कोई भी कैंडिडेट जिसका वोटिंग राइट है, दैट मीन्स जिसके पास वोट है, वो एक सिटीजन ऑफ इंडिया में आता है तो उसके पास वोटिंग राइट है और जो उसकी वैल्यू है वो इक्वल होगी। नो मैटर कि वो प्रेसिडेंट है यार ये या वो कोई पुअर आदमी है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी है इक्वलिटी है। दैट मीन्स यहाँ पे इंडिया में आपको पॉलिटिकल इक्वलिटी देखने को मिलेगी। इन तीनों कंट्रीज के पॉलिटिकल स्टेटस को देखते हुए यहाँ पर जो डेमोक्रेसी का थर्ड फीचर निकल के आता है वो ये है कि इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। अगला टॉपिक जो हम फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में पढ़ेंगे वो है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। इसको समझने के लिए हमें जिम्बाब्वे के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जिम्बाब्वे अटेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम व्हाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980 and since then the country has been ruled by the party that led the freedom struggle ZANU-PF। जिस पार्टी ने व्हाइट माइनॉरिटी रूल को खत्म करने के लिए मदद की थी वो पार्टी थी ZANU-PF और जो उसके लीडर थे रॉबर्ट मुगाबे, वही इस पार्टी के प्रेसिडेंट भी थे। उन्होंने क्या किया कि ZANU-PF जब से जिम्बाब्वे इंडिपेंडेंट हुआ तब से लेके कंट्री में रूल कर रहे थे। जिम्बाब्वे में इलेक्शंस तो रेगुलरली हो रहे थे और उसमें जो पार्टी थी ZANU-PF वो कंटिन्यूसली विन कर रही थी। रॉबर्ट मुगाबे जो पार्टी प्रेसिडेंट थे वो पॉपुलर तो थे बट वो इलेक्शंस जीतने के लिए बहुत सारे अनफेयर प्रैक्टिसेस करते थे। दैट मीन्स बहुत सारी डर्टी ट्रिक्स यूज करते थे। उन्होंने टेलीविजन और रेडियो को कंट्रोल में रखा हुआ था। दैट मीन्स कि वो सिर्फ रूलिंग पार्टी के फेवर में ही कह सकते हैं। जो भी आपको खबर चलानी है वो रूलिंग पार्टी या गवर्नमेंट के फेवर में ही चलाइए, आप उसके अगेंस्ट में नहीं जा सकते। जो भी इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर गवर्नमेंट को हैरेस करते थे या जर्नलिस्ट हैरेस करते थे गवर्नमेंट को या उसके अगेंस्ट में कुछ बोलते थे तो रॉबर्ट मुगाबे उनके खिलाफ चले जाते थे और उनके लिए उन्होंने पनिशमेंट प्रोविजन रखा हुआ था। यहीं से हमें जो डेमोक्रेसी का फोर्थ फीचर समझ में आता है। दैट मीन्स डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजंस राइट्स। दैट मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ लिमिट रखता है। दैट मीन्स लिमिट पुट करता है उसमें, आप बियॉन्ड द लिमिट कहीं पे नहीं जा सकते। दैट मीन्स आप कुछ भी जो गवर्नमेंट मशीनरी उसका गलत ढंग से यूज नहीं कर सकते, ना ही आप मीडिया का गलत यूज कर सकते। दैट मीन्स यहीं से जो फोर्थ फीचर है वो क्लियर होता है हमें कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड सिटीजंस राइट्स। अब आते हैं हम इस चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में जो कि है डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। फायदे तो हमने बहुत सारे देखे डेमोक्रेसी के, अब हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी से क्या क्या लॉसेस हैं। लीडर्स कीप्स चेंजिंग इन डेमोक्रेसी लीडिंग टू इनस्टेबिलिटी।
इसमें डेमोक्रेसी में क्या होता है, लीडर्स चेंज होते हैं, हर 5 साल में इलेक्शन होता है जिसकी वजह से लीडर्स चेंज होते हैं। जब लीडर्स चेंज हो जाते हैं उसकी वजह से इंस्टेबिलिटी जैसे सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। एंड सेकंड डिमेरिट ये है कि डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, लिविंग नो स्कोप ऑफ मोरालिटी। यहाँ पे मोरालिटी की कोई वैल्यू नहीं। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी में एक तरह का पॉलिटिकल कंपटीशन है। यहाँ पे पार्टियां बहुत सारा रुपए खर्च करती है जस्ट बिकॉज टू विन द इलेक्शन। उनका कोई मोरालिटी से लेना देना नहीं होता। वो एक तरह का इलेक्शंस को पॉलिटिकल कंपटीशन मानती है और वो उसे हर हाल में जीतना चाहती है। थर्ड जो डिमेरिट है वो ये है कि मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन डेमोक्रेसी व्हिच लेड टू डिलेज। दैट मीन्स कि डेमोक्रेसी में जो काम होता है बहुत कंसल्टेशन के साथ होता है। पार्लियामेंट में कंसल्टेशंस होती हैं जिसकी वजह से डिले हो जाते हैं। कोई भी काम स्टार्ट होता है बट इतना लंबा कंसल्टेशन प्रोसेस होता है जिसकी वजह से काम जो है बहुत डिले हो जाता है। देन इसके बाद जो अगला डिमेरिट है वो ये है कि जो इलेक्टेड लीडर है उसको लोगों को इंटरेस्ट नहीं पता। जब लोगों को इंटरेस्ट नहीं पता तो जो उसके रिजल्ट्स होंगे वो बैड डिसीजंस होंगे। क्यों? क्योंकि जब हमें लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं पता तो हम उनके बारे में कैसे ये जज कर सकते हैं कि जो हम डिसीजन ले रहे हैं वो सही हो, जिसकी वजह से ये जो इलेक्टेड लीडर्स है वो कई बार बैड डिसीजंस ले लेते हैं। और जो अगला डिमेरिट है वो ये है कि डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा करप्शन है। क्यों करप्शन है? क्योंकि टोटली बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन पे है। और जो अगला और आखिरी डिमेरिट है वो ये है कि ऑर्डिनरी पीपल नहीं जानते कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, तो वो कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाते। अब ये बात आती है कि डेमोक्रेसी में करप्शन आ कहाँ से जाता है। डेमोक्रेसी में करप्शन आने का रीजन है आपका नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, फ्रॉड। दीज आर द रीजंस ऑफ करप्शन इन डेमोक्रेसी। अगला हमारा टॉपिक है मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी और आर्गुमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी। पहला मेरिट ये है कि अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दैट मीन्स जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बहुत बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास राइट्स हैं, हर तरह के राइट्स है, फ्रीडम, हर तरह की फ्रीडम। बट जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वहाँ पे आपको किसी भी टाइप का कोई राइट या फ्रीडम नहीं मिलेगी। जो दूसरा मेरिट है वो ये है कि डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे जो डिसीजंस होते हैं ये एक प्रॉपर प्रोसीजर से होते हैं। यहाँ पे आपके 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है। लेजिस्लेचर का काम है कि वो लॉ बनाएगा, एग्जीक्यूटिव क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा, जुडिशरी उसको मॉनिटर करेगा, जो लॉ मेकर्स ने लॉ बनाए इज इट वर्थ इट और नॉट। तो डेमोक्रेसी में जो डिसीजंस होते हैं बहुत क्वालिटेटिव होते हैं। यहाँ पे कभी भी लॉस होने की या कोई भी डिसीजन गलत होने के चांस बिल्कुल भी नहीं होते हैं। एंड जो थर्ड मेरिट है वो ये है कि डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। दैट मीन्स कि इंडिया जो है वो आपका सेकुलर कंट्री है। सेकुलर कंट्री है तो यहाँ पे किसी भी रिलीजन को कोई स्पेशल प्रायोरिटी नहीं मिली है। और यहाँ पे इंडिया में आपका जैसे इंडिया क्या या कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वहाँ पे इक्वालिटी होगी। जब इक्वालिटी होगी तो किसी भी टाइप का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट है आपका डेमोक्रेसी एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजंस। ये लोगों की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है डेमोक्रेसी। जब आपके पास राइट्स होंगे तब देन यू हैव बेटर थिंकिंग स्किल्स टू, जिसकी वजह से आप एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। सिर्फ डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ही सिर्फ ऐसा पॉसिबल है बेटा। फिफ्थ पॉइंट है डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट आवर ओन मिस्टेक्स। कैसे? कि डेमोक्रेसी में अगर आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन है तो आप उसको अमेंड भी कर सकते हैं। आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स दैट यू कैन अमेंड योर कॉन्स्टिट्यूशन इफ नीडेड। अगर आपको ये लगता है कि जो हमने लॉ बना दिया है वो सही नहीं है, सही ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है आज को देखते हुए, तो फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का प्रोसीजर होता है जिसकी वजह से आप लॉ में चेंजमेंट ला सकते हैं। जब लॉ में चेंजमेंट ला सकते हैं तो यहाँ से हम जो हमसे मिस्टेक हुई थी उसको हम करेक्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ डेमोक्रेसी में ही पॉसिबल है। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। आज की डेट में जो डेमोक्रेसी है बहुत सारी कंट्रीज की आप उसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्यों कह सकते हैं? क्योंकि जो डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। आपने उनको सेलेक्ट किया हुआ है, इलेक्ट किया हुआ है, तब वो आप पर रूल कर रहे हैं, वो आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पहला फीचर है ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी में मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर कैसे डेमोक्रेसी में मेंटेन रहता है कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है उनका फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन सेट ऑफ लॉज है। कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज स्पेसिफिक क्या कैसे प्रोसीजर वो मेंशन्ड है। प्रेसिडेंट की क्या पावर है, प्राइम मिनिस्टर की क्या पावर है, क्या उनके लिमिट्स हैं, ये सारा आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हुआ है। ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है तो ये कुछ भी कर सकते हैं। नो, इट इज
इट इज जस्ट बिकॉज कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, एंड डेमोक्रेटिक कंट्री बेसिकली मीन्स द रूल ऑफ पीपल। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यहाँ पे सुप्रीम पावर है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में। दूसरा फीचर है आपका डिसीजन टेकन विद कंसल्टेशंस। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप एकाएक कोई भी डिसीजन ले लेंगे, यहाँ पे प्रॉपर एक प्रोसीजर फॉलो होता है। अगर आपको कोई भी लॉ बनाना है तो वो बिल पहले आपका जो पार्लियामेंट्री हाउस है आपके लोकसभा और राज्यसभा, वहां पर कंसल्टेशन होगी उसकी प्रॉपरली 2/3 ऑफ मेजोरिटी के साथ। जब वो पास होगा देन इसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। जब प्रेसिडेंट सिग्नेचर कर देगा उसमें, तब जाके वो बिल से एक एक्ट या लॉ में कन्वर्ट होगा। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है कि कोई भी रूलर आके या फिर प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट आकर कह दे कि नहीं आज से ये पॉलिसी स्टार्ट हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। प्रॉपर उसमें कंसल्टेशन होगी, अगर वो फेवरेबल होगी लोगों के लिए तब वो कहीं जाके बिल, लॉ या एक्ट में कन्वर्ट होगा। थर्ड फीचर है ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव्स पार्टिसिपेट्स इन इलेक्शंस। दैट मीन्स कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, बस यहाँ पे कंडीशन ये है कि वो एक एज क्राइटेरिया को फॉलो करे। इसके अलावा कोई भी यहाँ पे क्राइटेरिया इंडिया में नहीं बना हुआ है इलेक्शन में कंटेस्ट करने के लिए। अगर कोई भी जैसे आपका पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, अगर वहाँ पे आपकी एज 25+ ईयर्स है देन यू कैन पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। अगर पंचायत इलेक्शन है उसके लिए 21 ईयर्स एज क्राइटेरिया रखा हुआ है। अगर आप इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं तो आप इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको किसी पार्टी का सिंबल ही चाहिए, आप इंडिपेंडेंट भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फोर्थ फीचर है इट इनेबल्स टू करेक्ट आवर ओन मिस्टेक्स। ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो डेमोक्रेसी में है हमारे यहाँ अमेंडमेंट का प्रोसीजर है। अगर कोई भी लॉ स्पेसिफिक नहीं लग रहा है, उस टाइम यूजफुल नहीं लग रहा है या उसमें कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है, तो हम उसको प्रॉपर पार्लियामेंट में जाके उसमें अमेंडमेंट ला सकते हैं। जो मिस्टेक हुई है हमसे वो उसको सही कर सकते हैं। तो क्लास ये था हमारा क्लास 9th का पहला चैप्टर, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। Thanks for watching and subscribe to my channel Political Science Hub for future updates. Thank you.